कल हमने 3 चैप्टर के करीब करीब कर लिया था, जल संसाधन की हम चर्चा कर रहे थे, तो आइए वहीं चलते हैं जहां से कल हमने छोड़ा था। यहां थे हम, ये देखिएगा, ये पढ़ रहे थे हम लास्ट चंबल नदी के बारे में पढ़ रहे थे कि चंबल नदी जो है ये यमुना में जाके मिल जाती है और कहां से निकलती है। एक कल सुबह, हाँ आज सुबह ही एक बहन क्वेश्चन पूछ रही थी कि सर यमुना नदी कहाँ मिलती है, तो उसका भी जो है वो अभी जवाब मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यमुना जो नदी है वो जाना पाव की पहाड़ियां एमपी मध्य प्रदेश में महू नामक जिले से जो है वो निकलती है और इसके बाद ये राजस्थान के चौरासीगढ़ में जो है वो प्रवेश करती है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ में, यानी चौरासीगढ़ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है, और चित्तौड़गढ़ में बहते बहते ये कोटा में प्रवेश करती है। कोटा के बाद कोटा में जो है वो, कोटा में बहते बहते इसमें जो है वो काली सिंध नदी मिल जाती है यहीं एमपी से आकर, और ये काली सिंध और इधर से जो है भीलवाड़ा से इसमें मेज नदी मिलती है। इसके बाद कोटा में बहते बहते यह जो है वो चंबल नदी आगे सवाई माधोपुर में पहुंचती है, जहां इसमें बनास नदी इधर से आके जो है वो मिलती है और ये रामेश्वर नामक स्थान पे मिलती है। ठीक है, और इसके बाद ये जो है वो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए एंड यमुना में मिल जाती है आगे चलकर। ठीक है, मुरादाबाद, इटावा में। इसकी पूरी डिटेल आपको जो है वो कहाँ मिल जाएगी, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो इसमें और अच्छे से दिख जाएगा। हो सकता है कि इसमें इतना आपको जो है वो थोड़ा सा क्या है ब्राइटनेस ज्यादा है तो दिख नहीं रहा हो। इसके ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो आपका देखो गांधी प्रताप सागर बना हुआ है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, बिसलपुर, ये जो 5 है वो क्या बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं। चंबल पर कितने हैं, चंबल पर 4 हैं और बनास पर 1 है। बिसलपुर, बिसलपुर कहां पर है देखना, ये 5वां बनास यहां पर बना हुआ है। ये पूरी डिटेल आप जो है देख सकते हैं। बाकी हम जब नदियां पढ़ेंगे, अभी जो सुबह 10 बजे क्लास हो रही है हमारी भूगोल की, उसमें जब हम नदी पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा नदी है, तो वहां पर हम जो है नदियों के अंदर आपको एक एक नदी और ज्यादा गहराई से जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। चंबल की सहायक नदियां कौन सी है, तो बनास, बेड़ज, कोठारी, काली सिंध व पार्वती चंबल की जो है वो सहायक नदियां हैं। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान की जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली और सबसे लंबी नदी जो है वो तो कौन सी है, बनास की है, बनास नदी है। और वैसे राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है, चंबल नदी है। ठीक है, एंड राज्य की अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी जो है वो नदी कौन सी है, तो बनास नदी है। और बनास, बेड़ज, मैनाल का संगम क्या कहलाता है, तो ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, जो बिंगोद नामक स्थान भीलवाड़ा में होता है। कहां होता है, बिंगोद, भीलवाड़ा में ये जो संगम है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यह है कि बनास की लंबाई कितनी है, तो 480 मीटर जो है इसकी 480 किलोमीटर इसकी जो है राजस्थान में बनास का जो है वो लंबाई है, बनास का बहाव क्षेत्र है। और बनास नदी का जो उद्गम होता है, जो बनास नदी का उद्गम होता है वो होता है आपका खमनोर की पहाड़ियों से, राजसमंद से, और यहां से बहते हुए ये जो है भीलवाड़ा होते हुए और बनास नदी जो है वो कहां चली जाती है, सवाई माधोपुर में जाके जो है चंबल नदी में मिल जाती है। और इसके बारे में हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। इस पे जो है त्रिवेणी संगम बने हुए हैं, सारा इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करोगे तब तो ये मिलेगा ही आपको। प्लस कल से हम जो है वो जल तंत्र यानी नदी तंत्र की जो है कल से चर्चा करेंगे सुबह 10 बजे वाले सेशन में। वहां इनको और ज्यादा डिटेल में मैप में जो है हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखिए क्या आता है, आज 12 बजे वाले क्लास नहीं हुई कुछ अर्जेंट कार्य होने के कारण। सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली हुई है, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि बनास की सहायक नदियां कौन सी है, तो कोठारी, गंभीरी, खारी और मोरेल है। मोरेल एंड लूनी का उद्गम कहां से होता है, तो अजमेर में गोविंदगढ़ के निकट जो है वो सरस्वती व सागरमती के मिलने से जो है वो मिलन पर लूनी का जो है वो यानी 2
जल धाराएं हैं कौन कौन सी है अजमेर के अंदर, एक तो गोविंदगढ़ के निकट है आपकी सरस्वती और दूसरी है सागरमती। इन दोनों जल धाराओं के मिलने से जो है वो क्या निकलती है, लूनी नदी जो है बन के आती है। और लूनी का जल किस स्थान पर जाकर खारा हो जाता है, तो बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर में इसका पानी जो है वो खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है, क्वेश्चन आता है ये रही आपकी लूनी नदी। देखिए ये है अजमेर और ये अजमेर के अंदर जो है वो नाग पहाड़ है। अजमेर में कौन सा पहाड़ है, नाग पहाड़, नाग पहाड़ी। और इस नाग पहाड़ी से जो है वो क्या होती है, लूनी नदी निकलती है। इसके बाद ये जो है वो अरावली के पश्चिम की ओर जो है बहनी शुरू करती है, जिसपे इस पे सबसे पहला जो है वो जसवंत सागर जो है वो क्या बना हुआ है, बांध बना हुआ है लूनी पर, ये यहाँ पर। और इसके बाद ये आगे बहती है, तो यहाँ पर इसमें एक जो है इस साइड से एक नदी मिलती है जो इसकी सहायक नदी है, जिसे क्या कहा जाता है, जोजरी नदी कहा जाता है। एक तरफ जो है वो बाईं ओर से मिलने वाली नदी है ये, ठीक है। इसके बाद जवाई नदी बहती बहती जो है वो आगे प्रवेश करती है और इसमें जो है इस तरफ से बांडी नदी मिलती है, बांडी, ठीक है, पाली में मिलती है, याद रखना, पाली में बांडी नदी मिलती है। इसके बाद इसमें सुकड़ी नदी मिलती है बाड़मेर में, मंगला मीठड़ी नदी भी कहते हैं इसको, कहाँ मिलती है, बाड़मेर में, मीठड़ी नदी। इसके बाद इसमें सुकड़ी सेकंड नदी मिलती है और फिर सांगी नदी मिलती है। और इस प्रकार ये राजस्थान में बहती बहती बाड़मेर से होते हुए, जालोर से होते हुए कहाँ चली जाती है, कच्छ के रण में जो है वो समा जाती है। बाड़मेर से होते हुए कहाँ समा जाती है, कच्छ के रण में समा जाती है। फिर अपन और भी इस पे जो है चर्चा करेंगे, जब डिटेल अपन जो है चर्चा करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लूनी की सहायक नदियां कौन सी है, तो जोजरी, पांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सांगी और गुइया, ये जो है वो क्या है, लूनी की सहायक नदियां हैं। माही नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो मध्य प्रदेश में अमरोरू नामक स्थान से होता है। ये जो माही नदी है इसका मध्य प्रदेश के अंदर अमरोरू नामक जो स्थान है वहां से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, यानी यहां से ये नदी जो है वो प्रारंभ होती है। और माही की सहायक नदियां कौन सी है, तो सोम व जाखम इसकी सहायक नदियां हैं। माही नदी पर कौन सा बांध जो है बना हुआ है, तो माही बजाज सागर बना हुआ है, जो कहां पर स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, यह है माही नदी। देखिए हमने सुना है, आपने सुना है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है इस प्रकार से। तो देखिए यहां से ये निकलती है और ऐसे बहते 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 कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए ये वापस जो है कहां चली जाती है, खंबात की खाड़ी में चली जाती है। निकलती कहां से है, एमपी से निकलती है। धार नामक जो स्थान है जिसे अमरोरू भी कहा जाता है, अमरोरू। और इसके बाद ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के साथ सीमा बनाते हुए जो है वो बहती हुई और कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए, यानी देखो राजस्थान में आती है और वापस चली जाती है, ठीक है। और इस पे पढ़ेंगे हम, आगे चलेंगे। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान बेराठ पहाड़ी, अच्छा क्वेश्चन है ये, और जयपुर में है ये। कौन सी नदी भरतपुर के घना पक्षी विहार में नम भूमि का निर्माण करती है, तो बाणगंगा नदी जो है वो घना पक्षी विहार में क्या करती है, नम भूमि का निर्माण करती है। कौन सी भूमि का निर्माण करती है, नम भूमि का निर्माण करती है। एसएसटी एनसीईआरटी 6 to 12 की 1 लाइनर नोट्स करवाओ। देखिए एसएसटी में आपको जो आप एनसीईआरटी की कह रहे हो, तो एनसीईआरटी आपकी 6 to 10 इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एसएसटी के अंदर। एसएसटी में आपके कोई ऐसे बहुत बड़े टॉपिक है नहीं, ठीक है। तो आप अगर 9th 10th 11th और 12th ये 4 बुक पढ़ लीजिए एनसीईआरटी की, 6 to 12 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से समझ ले आप इस बात को कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएसटी से और एनसीईआरटी, देखो राजस्थान जीके के लिए तो हमें क्या पढ़ना है, राजस्थान जीके के लिए तो हमें पढ़ना है ओल्ड आरबीएसई, ठीक है, आरबीएसई। और एसएसटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसएसटी के लिए हम एनसीईआरटी और वो भी 9th to 12th पढ़ेंगे, और वो भी पूरा नहीं पढ़ना। जैसे अभी मैं जो आपको रात को 9 बजे क्लास करवा रहा हूं वो एनसीईआरटी से ही करवा रहा हूं और उसमें आपके टॉपिक वाइज करवा रहा हूं। जैसे जो अभी हमने अर्थव्यवस्था के जितने भी टॉपिक किए सारे के सारे हमने एनसीईआरटी से ही किए हैं।
अगर आप 6 to 12 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ने में कोई ऐसा नहीं है कि पढ़ने से आपको लॉस होगा, लेकिन देखो आज का जो समय है, युग जो है वो स्मार्ट पढ़ाई का भी है। अब आपका जो पार्ट है, जो सिलेबस का पार्ट है, उसमें अगर आप 9th 10th 11th 12th पढ़ते हो एसएसटी में एनसीईआरटी का, तो वो कवर हो जाएगा। आपको 6 to 8 तक जो है नहीं पढ़ना है। और फिर भी अगर आप 6 to 8 तक पढ़ना चाहते हो तो ऐसा कोई आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एनसीईआरटी हिस्ट्री 6 to 8 करवाई हुई है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 to 10 करवाई हुई है, एनसीईआरटी पॉलिटी 6 to 10 करवाई हुई है। आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, नीचे उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा विथ पीडीएफ। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमने आपको एनसीईआरटी 6 to 10 करवा रखा है, उसके वन लाइनर करवा रखे हैं, प्लस उसकी डिटेल क्लास करा रखी है। 6 to 10 तक अपनी एनसीईआरटी बिल्कुल लेटेस्ट एनसीईआरटी कंप्लीट है, जाके आप देखिए, आपको बहुत अच्छा जो है वो लगने वाला है, बहुत मजा आपको आने वाला है। लेकिन रीट मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग सजेशन यही है कि 6 to 12 पढ़ने के बजाय आप 9 to 12 पढ़ें एनसीईआरटी, 9 to 12 एसएसटी के लिए। और एक बात याद रखिए, जिन बच्चों का एसएसटी सब्जेक्ट नहीं है उनको जो है वो एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। सामाजिक वाले राजस्थान जीके का उनका पार्ट जो है वो सारा ओल्ड आरबीएसई से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट तो हिंदी है या इंग्लिश है और आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, तो आप उसको उसकी तरफ जो है ज्यादा ना जाइएगा। बाण गंगा को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो उसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। और घग्गर का मैदान, घग्गर का उद्गम किसे माना जाता है, तो घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश को माना जाता है। और राज्य की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे जो लंबी नदी है, आप सब जानते हैं, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? अपनी घग्गर नदी है। नेक्स्ट देखिएगा, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा कि नदी घाटी परियोजनाएं जो है वो क्या है? आधुनिक भारत का मंदिर है। ये बात कहने वाले कौन थे? हालांकि आजकल तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा गया हुआ है बहुत सारे पेपरों में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर। सिंचाई के उद्देश्य से जल बहाव की दिशा को परिवर्तित करने के लिए जल स्रोत में बनाए गए बांध क्या कहलाते हैं? बैराज कहलाते हैं। बांध या बैराज ये कहलाते हैं। हमें पानी की दिशा परिवर्तित करनी है तो इस प्रकार के बांध हम जो है वो बनाते हैं। किसी मुख्य नहर का वो हिस्सा जहां से पानी का उपयोग नहीं किया जाता क्या कहलाता है? फीडर कहलाता है। किसी मुख्य नहर का वो हिस्सा जहां से पानी का उपयोग नहीं किया जाता है वो क्या कहलाता है? फीडर कहलाता है। और इस प्रकार के फीडर इंदिरा गांधी नहर में बहुत सारे जो है वो बने हुए हैं। हाँ तो करवा देंगे ममता जी, ऐसे 1 मिनट में थोड़ी हो जाएगा। अब मैंने आपको कह दिया कि 9th to 12th पढ़ना है, तो आप तो लग गए कमेंट करने की सर करवा दो, तो सर करवाएंगे। सर ने आपको पहले ही कह रखा है कि हम आपको करवाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप मुझे कमेंट करोगे, है ना, और मैं इधर से कोई जादू की छड़ी घुमाऊंगा और काम हो जाएगा। काम तो काम के हिसाब से हो ही रहा है। आपको ये कहा हुआ है कि आपको एक बात कही हुई है पहले से ही कि आपका सिलेबस अभी कौन सा महीना चल रहा है? ये अगस्त का लास्ट डे है, सेकंड लास्ट डे है। 9वां और 10वें महीने की लास्ट तारीख जो आएगी, यानी 11वें महीने की 1 तारीख तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब इतनी बात आपको कह दी है, आपको विश्वास थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए आप बार बार ये करवा दो वो करवा दो। आप धैर्य से जो करवा रहा हूं उसको तो नोट करो। मैं तो आपके सिलेबस की लाइन टू लाइन चल रहा हूं। 2 ही सब्जेक्ट कर रहे हैं हम, बाकी तो कुछ कर ही नहीं रहे। एक तो एसएसटी पढ़ रहे हैं, दूसरा हम जो हमारा कॉमन पेपर है उसके लिए जीके पढ़ रहे हैं और मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, और तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे ना। ऐसा तो है ही नहीं कि अपने बहुत सारे विषय छेड़ रखे हैं और आपके समझ में बाहर आ रहा है। अरे एक ही सिलेबस, एक ही एग्जाम के पार्ट को लेके हम पढ़ रहे हैं।
आप रजिस्टर डालो, देखो मैंने खुद ने रजिस्टर डाल रखा है, आपको यकीन नहीं आता, सारा रजिस्टर में नोट कर रहा हूं, सब नोट्स बना के आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। रजिस्टर डालो, जो करवा रहा हूं उनको अच्छे से लिखते जाओ, है ना। एसएसटी आपका हो रहा है, ज्योग्राफी हो रहा है, मनोविज्ञान हो रहा है, ओल्ड आरबीएससी हो रहा है, एनसीईआरटी भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप केवल कमेंट करते रहेंगे और अगर आपके पास डाटा नहीं बन पाएगा तो समय तो हाथ से निकल जाएगा। फिर आप 11वें महीने में कहोगे कि सर आपने तो हमें करवा दिया, अब आप इसकी ये करो वो करो, फिर आपकी समस्या आएगी। तो एक सही योजना हमने बना के चले थे, हमने ये तय किया था कि हम अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और हम उस योजना से पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चा योजना के अनुसार पढ़ता जाएगा, नोट्स बनाता जाएगा, उसके पास सिलेबस भी पूरा होता जाएगा। आपको मैंने ये बात पहले कही थी कि सिलेबस आप प्रिंट निकलवा लीजिए, निकलवा के प्रिंट अपने पास रखिए और मैं पढ़ाता रहूंगा, आप टिक करते जाइएगा कि ये टॉपिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और आपका 2 महीने में पूरा सिलेबस हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि आपको कमेंट करते रहना है कि आगे आपको बढ़ते जाना है, वो आप खुद ही तय जो है करेंगे। 2 प्रकार के ऑनलाइन हो या ऑफलाइन क्लास हो, 2 प्रकार के बच्चे आते हैं। एक बच्चा वो होता है जो सीधा अपना पूरा फोकस जो है वो अपने पाठ्यक्रम पे रखता है, उसको कोई दुनिया से लेना देना नहीं है और सामने वाले गुरुजी पर पूर्ण विश्वास होता है और जहां उसको लगता है कि समझ में नहीं आया वहां वो पूछता है। दूसरा वो आता है कि जो करवा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। जब गुरुजी हिस्ट्री करवा रहे होते हैं तब कहते हैं कि सर पॉलिटी वाले कला गुरुजी अच्छा पढ़ाते नहीं है, ये नहीं करते हैं, यानी उनको इधर उधर की बातें करनी है, ये करवा दो, वो करवा दो, क्या करवा दो, फलाना ढिकाड़ा पूछड़। तो इन बातों में पढ़ना है तो वो आपकी मर्जी है, सीधे सीधे पढ़ोगे तो सफलता की तरफ बढ़ोगे। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों के मध्य जो है वो संचालित की जाती है? राजस्थान व मध्य प्रदेश के अंदर। चंबल की बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ जो है वो संयुक्त परियोजना है। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। और गांधी सागर बांध कहां पर स्थित है? याद रखना, केवल गांधी जी जो है राजस्थान में नहीं है, गांधी जी राजस्थान में नहीं है, तो ये कहां है? एमपी में है, मंदसौर में। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत राज्य में कौन से बांधों का निर्माण करवाया गया? राजस्थान में 3 बांध है, टोटल 4 बांध है। राजस्थान में है राणा प्रताप सागर बांध, राजस्थान में है कोटा बैराज बांध और राजस्थान में है जवाहर सागर बांध। तो राणा प्रताप राजस्थान में थे, कोटा राजस्थान में है ही है और जवाहर जी राजस्थान आए थे। तो बस इस तरीके से याद रखना, गांधी जी राजस्थान में नहीं है। माही बजाज सागर परियोजना कहां पर संचालित है? तो ये बांसवाड़ा में जो है वो संचालित है। एंड माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों के मध्य संचालित है? तो ये माही बजाज सागर परियोजना जो है राजस्थान और गुजरात के मध्य। बिसलपुर परियोजना कहां पर संचालित है? टोंक के टोडा रायसिंह नगर के बिसलपुर गांव में, ठीक है। और सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों के बीच संचालित परियोजना है? तो ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मध्य। और सरदार सरोवर परियोजना से किस नदी के जल का पेयजल तथा सिंचाई हेतु उपयोग किया जा रहा है? सरदार सरोवर के अंदर जो है वो नर्मदा नदी है जिसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन आता है, सोम कमला अंबा परियोजना कहां पर संचालित की जा रही है? सोम कमला अंबा ये डूंगरपुर की योजना है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर गलती हमसे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानसी वाकल परियोजना कहां पर स्थित है? आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जिसमें आपको ये नदी घाटी परियोजनाएं जो है वो पढ़नी है, तो वो टॉपिक भी आपका यहाँ पर कवर हो ही रहा है। जय उदयपुर में है मानसी वाकल। और जवाई परियोजना जवाई नदी के ऊपर है। जवाई परियोजना कहां संचालित की जा रही है? पाली में। और जाखम परियोजना कहां पर संचालित की जा रही है? प्रतापगढ़ में। गंग नहर का निर्माण कब करवाया गया था? सतलज नदी पर बांध बनाया गया और सतलज नदी पर फिरोजपुर हेडवर्क्स नामक स्थान पर जो है 1927 में। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सुझाव किसने दिया था? कंवर सेन ने दिया था, कंवर सेन, ठीक है, बीकानेर के कंवर सेन ने ये जो है वो सुझाव दिया था। हरिके बैराज का निर्माण कब किया गया था? 1952 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावली हेड तक इंदिरा गांधी नहर की लंबाई जो है वो कितनी है? तो ये लंबाई है 204 किलोमीटर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, IGNP अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम सिरा कौन सा है? तो ये बाड़मेर के गढ़रा रोड तक जो है वो फैला हुआ है।
INGP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना अन्य नाम से जानी जाती है मरुगंगा। और भरतपुर नहर का निर्माण किस शहर से किया गया है? आगरा की यमुना नहर से। और जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो गोमती नदी पर हुआ है। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने करवाया 1687 से 91 के मध्य। अब देखो ये है कि आप ये जो वन लाइनर, अब आप में से कई बहुत ज्यादा जो है एक्टिव बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर डिटेल भी पढ़ा दो। और मैंने आपको कहा था कि कल आप डिटेल पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि डिटेल पढ़ना कठिन है। अगर आप डिटेल पढ़े हो तो आपको पता है कि डिटेल पढ़ने में ज्यादा कठिनाई होती है, रुचि नहीं बन पाती है, डीमोटिवेशन होता है, एक आधा चैप्टर पढ़ने के बाद आलस आने लगता है। इसीलिए हमने घंटों मेहनत करके 2021 के रीट के अंदर और 2022 में हमने ये सारे के सारे एनसीईआरटी और आरबीएसई के वन लाइनर क्वेश्चन बनाए, जिनकी सबकी पीडीएफ भी आपको जो है वो मिली हुई है। तो डिटेल पढ़ना चाहो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपसे पढ़ा जा रहा है तो पढ़ लो। लेकिन डिटेल नहीं पढ़ी जा रही है ना, तो कम से कम इनको पढ़ के जाएंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है ना। कई बार क्या होता है, हमारा एक मित्र था, अब उसको क्या है कि वो ठीक ठाक पढ़ा हुआ था तो उसको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। जैसे प्राइवेट में वो चाहता था कि थोड़ी ज्यादा, वैसे 20-30-50 हजार रुपए वाली नौकरी मिले, है ना, लेकिन उसको नौकरी, वो बढ़िया नौकरी नहीं मिल पा रही थी और 15-20 हजार रुपए वाली वो नौकरी करना नहीं चाहता था, है ना। वो स्कूल में जाता था तो कोई स्कूल वाला कहता था कि भाई 10,000 देंगे, कोई कहता था कि 12,000 देंगे, कोई कहता था कि 15,000 देंगे। तो वो क्या करा कि बड़ी मिली नहीं और छोटी उसने की नहीं, तो उसका काम फिर क्या खराब हुआ, उसको बड़ी ज्यादा परेशानी हुई आर्थिक तौर पर। तो अगर आपसे आरबीएसई पढ़ी जा रही है तो मार्केट से लेके आओ ओल्ड आरबीएसई, अगर आपको मिल जाती है तो, या किसी के पास मिल जाती है तो, और उनको पढ़ लो। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ी जा रही है आपसे तो ये पढ़ लो, क्योंकि इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो आरबीएसई में एक्स्ट्रा हो। हमने लाइन टू लाइन क्वेश्चन बना दिए हैं आपके लिए, तो बस टारगेट यही है कि आप पढ़ो और आके बढ़ो, है ना। इन चीजों में मत पढ़ो कि ये करना है कि वो करना है, सरल करके दिए और ज्यादा सरल। देखो अब एक तो आप खुद हलवा बनाओगे, है ना, गैस के ऊपर आग लगाओगे, आटा सेकोगे, घी डालोगे, पानी डालोगे, चीनी डालोगे, पसीना आएगा कि नहीं आएगा रसोई में। और एक आपके पिताजी या माताजी आपको हलवा बना के दे देंगे, ले बेटा हलवा खा ले, तो खाने में ज्यादा मजा आ रहा है कि बनाने में। तो अभी आपको बनाया हुआ मिल रहा है, आप तो वन लाइनर क्वेश्चन है, पीडीएफ निकालो, प्रिंट निकालो और पढ़ने शुरू करो बस, ठीक है। मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है वो जयसमंद झील है। और चिकलवास नहर का निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है भूमि संसाधन व कृषि। क्या आता है? भूमि संसाधन व कृषि आता है। आइए कृषि के बारे में चर्चा करते हैं। कृषि के जो आंकड़े हैं वो तो हम करंट अफेयर में लेटेस्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। जब हम करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें लेटेस्ट आंकड़े पढ़ लेंगे। अभी हम कृषि के बारे में सामान्य चीजें पढ़ते हैं जो कि आपकी आरबीएसई में थी। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? तो जो पूरा विश्व का क्षेत्रफल है टोटल, उसके 11% भाग पर ही क्या होती है? कृषि होती है। और धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित चट्टानों का युग मिश्रित रूप से क्या कहलाता है? मिट्टी कहलाता है। और राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 8 भागों में। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और किसानों द्वारा अपने परिवार के भरण पोषण हेतु की जाने वाली जो खेती होती है उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। और राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। और स्थानांतरित कृषि का उत्तर पूर्व भारत में अन्य किस नाम से इसको जाना जाता है? तो झूम कृषि के नाम से इसको जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि कौन सी होती है ना, एक स्थान पर कृषि करी हमने, यहां पर पेड़ों को जलाकर 2-3 साल करने के बाद इसको तो छोड़ दिया खाली और यहां पर कृषि करनी शुरू कर दी। इस प्रकार स्थान बदल बदल कर जहां कृषि की जाती है क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि जो है वो कहलाती है। किसानों द्वारा छोटे भूखंड पर एक ही समय में एक से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? तो गहन निर्वाह कृषि कहलाता है। गहन निर्वाह कृषि। फसल व पशु उत्पादों को बाजार में बेचना क्या कहलाता है? व्यापारिक कृषि कहलाता है। वाणिज्य या व्यापारिक कृषि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वाणिज्य, फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि और बागानी कृषि।
दलहन फसलों में कौन सी फसल शामिल है? तो चना, उड़द, मूंग और अरहर। तिलहन फसलों में कौन सी फसल शामिल है? सरसों, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी और ग्वार। नेक्स्ट देखिए, वाणिज्य फसलों में कौन सी फसल शामिल है? गन्ना, कपास, चाय, तंबाकू, कहवा। और राजस्थान में मुख्यतः कितनी फसल ऋतुएं आती है? राजस्थान में फसल कितने प्रकार की होती है? यानी 3 तरीके की फसल राजस्थान में होती है, रबी की, खरीफ की और जायद की फसल जो है वो होती है। ठीक है, होती है कि नहीं होती है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कि खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें शामिल है? मुख्य रूप से बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, चावल। और रबी की फसल में है गेहूं, जौ, चना, सरसों। शायद कि देखो, इसको और अच्छे से याद रखना है आपको, जैसे कई बच्चों को याद नहीं होता है, तो उनको याद रखने का अच्छा तरीका है कि रबी सर्दी में, ठीक है, रबी सर्दी में और खरीफ गर्मी में, बस। और बात याद रख लो, बाकी सारी चीजें याद हो जाएगी थारे। जायद की फसल में क्या क्या आता है? खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, मतीरा। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत का सर्वाधिक बाजरा उत्पादन कहां से होता है? राजस्थान से। और विश्व में सबसे अधिक बोया जाने वाला अन्न कौन सा है? चावल। राजस्थान में सर्वाधिक चावल उत्पादन कहां पर होता है? हनुमानगढ़ में। और चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हनुमानगढ़ की जगह गंगानगर आए तो भी सही है, हनुमानगढ़ गंगानगर दोनों, तो दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में भारत का। और राजस्थान में सर्वाधिक चने का उत्पादन कहां पर होता है? तो चना होता है हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? सेवर, सेवर नामक स्थान है भरतपुर का। और भारत का सर्वाधिक सरसों उत्पादन कहां से होता है? राजस्थान से। और राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहां से होता है? श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में। और राज्य का आधुनिक व मशीनीकृत कृषि फार्म कहां पर स्थित है? तो ये सूरतगढ़ में जो है वो स्थित है। राज्य का एकमात्र यांत्रिक कृषि फार्म कहां पर स्थित है? यह है जैतसर में। यांत्रिक यानी जो मशीनें वगैरह बनाई जाती है कृषि से संबंधित, वो यांत्रिक कृषि फार्म जो है वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन की चर्चा जो है वो करते हैं। खनिज और ऊर्जा संसाधन, गर्मी कह लीजिए या वर्षा कह लीजिए, थोड़ी सी एक ही, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या आता है, खनिज और ऊर्जा संसाधन। वे खनिज जिनके मूल रूप से वे खनिज जिनमें मूल रूप से धातु होती है क्या कहलाते हैं? धात्विक खनिज कहलाते हैं। और खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से खनिज धात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं? सोना, लोहा, तांबा, चांदी, मैग्नीज, सीसा। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, लोहा तथा अलोह। कौन से खनिज अधात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं? रॉक, फॉस्फेट, चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम और ग्रेनाइट। कौन से खनिज ऊर्जा खनिज की श्रेणी में आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम। खनिज निष्कर्षण की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं जिनसे खनिज जो है वो भूमि से बाहर निकाला जा सकता है। 3 विधियां हैं, आइए चर्चा करते हैं। खनिज जब धरती की ऊपरी परत से ही मिल जाए तो उसे, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी खनिज ऊपरी परत पर ही हो, है ना, भूमि की ऐसे गहराई तक परत होती है, अगर ऊपरी परत में मिल जाए तो उसे खनन कहते हैं। खनन, जैसे बजरी का खनन करते हैं ना, बजरी खनन, तो इसे क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। जब खनिज के खनन के लिए कुएं का प्रयोग किया गया जाए तो उस प्रक्रिया को कहते हैं कुपिक खनन। यानी थोड़ा गहरा अगर खनन किया जाए, ऐसे कुआं खोद कर, तो उसे कुपिक खनन कहते हैं। जब खनिज प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गहराई में जाया जाता है तो इस प्रकार के खनन की प्रक्रिया को प्रवेधन कहते हैं। और मिट्टी की सतह पर ही प्राप्त होने वाले खनिजों को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? आखनन का प्रयोग किया जाता है।
वे वस्तुएं जो मनुष्य की किसी आवश्यकता को पूरा करती हो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। और खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? राजस्थान को। 14 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल के निर्माण में कहां के संगमरमर का प्रयोग किया गया? मकराना, नागौर का। और भारत में सर्वाधिक खनन या खनिज उत्पादन कहां पर होता है? झारखंड में होता है। यह भी क्वेश्चन अच्छा है। और ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मनुष्य प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों से बार बार बना सकते हैं क्या कहलाते हैं? नवीनीकरण योग्य जो है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, नवीनीकरण योग्य। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव अपने जीवन काल में दोबारा नहीं बना सकता क्या कहलाते हैं? अनवीनीकरण संसाधन जो है वो कहलाते हैं। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका प्रयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं क्या कहलाते हैं? पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। और ऐसे खनिज संसाधन जिनका विकास पिछले कुछ दशकों में हुआ है क्या, या वर्तमान में जिनका विकास हुआ है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, या फिर आधुनिक भी कह सकते हो आप इन्हें, आधुनिक संसाधन भी कह सकते हो, आधुनिक ऊर्जा संसाधन। नेक्स्ट देखिए, कोयले के कितने रूप है? 4 प्रकार के कोयले होते हैं। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है, राजस्थान में कोयले का कौन सा रूप सबसे उत्तम मिलता है? राजस्थान में लिग्नाइट कोयला मिलता है, और देश में सर्वोत्तम किस्म का लिग्नाइट राजस्थान में ही मिलता है। यानी लिग्नाइट कोयले में जो सबसे अच्छा लिग्नाइट कोयला है वो कहां मिल रहा है? वो राजस्थान में ही जो है वो आपको मिल रहा है ना। और राजस्थान में सर्वोत्तम किस्म का लिग्नाइट कहां से प्राप्त होता है? बरसिंगसर, पलाना, बीकानेर। ये कोयले की खान है, मोस्ट याद रखना। दूसरी खान है गिरल, जालापी व कपूरडी, बाड़मेर में। ये कोयले की खाने हैं, पूछा जाएगा क्वेश्चन यहां से। सरस्वती व मंगला तेल क्षेत्र बाड़मेर में है। जैसलमेर के प्रमुख तेल क्षेत्र कौन से है? घोटारू, तन्नोट, मनिहारी, टिब्बा। भारत में सर्वप्रथम तेल की खोज कहां पर हुई थी? असम में। और राज्य में किन जिलों में पवन चक्कियों की प्रबल संभावना है? जैसलमेर, प्रतापगढ़ में पवन चक्कियां जो है उनकी प्रबल संभावना है, क्योंकि यहाँ पर हवा की गति जो है बहुत तेज होती है, और पवन चक्की को आसानी से यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल किया जा सकता है, और इससे जो है हवाओं से क्या बनाई जा सकती है? ऊर्जा बनाई जा सकती है। सीकर में भी बहुत सारी पवन चक्कियां लगी हुई है। जैसलमेर में तो पवन चक्कियों बहुत ज्यादा पवन चक्कियां लगी हुई है, प्रतापगढ़ में मैंने देखी नहीं है कभी। राजस्थान में कौन सा अणु खनिज मिलता है? थोरियम। और राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? रावत भाटा। और खनिज का कच्चा रूप क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है, अयस्क। छठा चैप्टर आता है औद्योगिक परिदृश्य। औद्योगिक परिदृश्य देखते हैं राजस्थान का। ये सभी क्रियाकलाप या वे सभी क्रियाकलाप जो मानव अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से करता है क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रिया कहलाती है। प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं? आखेट, भोजन संग्रहण, मछली पालन और कृषि खनन। द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं? कच्चे माल से उपयोग वस्तुएं बनाना। आपके ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि हम व्यवसाय को 3 भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्राथमिक, एक द्वितीयक क्षेत्र और एक तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक में कौन से आते हैं? जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, मछली पालन, कृषि। द्वितीयक के अंदर क्या हो गया? जिसमें पहले प्राथमिक उद्योग से प्राप्त वस्तुओं का विनिर्माण करना, जैसे गेहूं से आटा बनाना, मछलियों को ले जाके बाजार में बेचना, है ना, खनन का कार्य को आगे बेचना, ये सारे द्वितीयक में आ जाते हैं। और तृतीयक में क्या आ जाते हैं? सेवा क्षेत्र, जैसे परिवहन, बीमा, बैंकिंग, ये सब किस में आ जाते हैं? तृतीयक क्षेत्र में जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तृतीयक व्यवसाय की श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं? बैंक, परिवहन, बीमा, संचार। सरकार द्वारा आमजन के कौशल हेतु कौन से प्रयास किए गए? तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाए गए, जिसे EDP कहते हैं। उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम चलाए गए, ESDP कहते हैं। व्यवसायिक कौशल विकास कार्यक्रम चलाए गए, BSDP कहलाते हैं। और औद्योगिक प्रेरक अभियान चलाए, IMC कहते हैं इसको। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लघु, कुटीर और वृहत उद्योग। अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाने वाले उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं या घरेलू।
10 से 100 श्रमिक, ऐसा उद्योग जिसमें 10 से लेकर और 100 मजदूर होते हैं वो लघु उद्योग कहलाते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कृषि आधारित, समुद्र आधारित यानी मछली वगैरह के पालन से संबंधित या मछली पकड़ने से संबंधित, खनिज आधारित और वन आधारित। हमारी सरकार के द्वारा हथकरघा उद्योग के लिए कौन सी परियोजनाएं संचालित की जा रही है? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इनके लिए संचालित किया जा रहा है। मेरीना खादी के लिए चर्चित है जैसलमेर व जोधपुर। और बरडी किस स्थान की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की बरडी याद रखना, ये वस्त्र है। बरडी क्या है? ये वस्त्र है। ऊनी कंबल के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? बीकानेर। और राजस्थान की पहली टेक्सटाइल मिल कहां खोली गई? ब्यावर अजमेर में 1889 में। और वस्त्र नगरी व राजस्थान का मैनचेस्टर के उपनाम से प्रसिद्ध नगर कौन सा है? भीलवाड़ा है। और राज्य का पहला सीमेंट कारखाना कहां पर खोला गया? लाखेरी बूंदी 1915 में। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहां पर खोला गया? मद्रास चेन्नई में 1904 में। और राजस्थान की पहली शक्कर मिल कहां पर खोली गई? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ 1932 में। राज्य का सबसे बड़ा सेज स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, इसका फुल फॉर्म है सीतापुरा जयपुर में। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां स्थित है? उदयपुर में। और 20वां क्वेश्चन, खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहां पर है? झुंझुनू में। इसके बाद 7वां चैप्टर जनसंख्या। देखो, भारत में पहली जनगणना की गई थी 1872 में। भारत की पहली ये इसमें क्या की गई थी? पहली जनगणना तो की गई थी लेकिन संपूर्ण भारत में नहीं थी, ये है ना, संपूर्ण भारत में नहीं थी। संपूर्ण भारत में पहली जनगणना हुई 1881 में। भारत में जनगणना करवाने का कार्य भारतीय जनगणना विभाग का है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत राज्य में निवास करता है? तो 5.7%। राजस्थान की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। और राज्य में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जयपुर में निवास करता है? तो लगभग 10% भाग जो है वो राज्य की टोटल जनसंख्या का 10% भाग कहां निवास करता है? जयपुर में निवास करता है। हाँ, करंट जीके में आएंगे। करंट जीके में हम और भी योजनाएं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। करंट जीके हम करेंगे केवल दिसंबर में। दिसंबर पूरा महीना, 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक अपन पूरे 2022 का करंट अफेयर करेंगे, है ना। यानी पूरे साल का करंट जीके हम दिसंबर में पढ़ेंगे। और इसके बाद अपने कोई दिक्कत नहीं रहेगी। करंट के आपके 5-7 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। और 1 साल का जीके बहुत है आपके लिए, यानी 22 का जीके हम पढ़ लेंगे। करंट अफेयर उसमें जो है कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी करंट अफेयर अभी तो आप क्या करो, देखो सबसे ज्यादा जो गेम चेंजर है वो है आपका ओल्ड जीके, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट, कल्चर। इसका पार्ट बहुत बड़ा है। करंट अफेयर कितना है? 1 साल का, ज्यादा से ज्यादा करोगे तो 2 साल का पढ़ लोगे। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बहुत ज्यादा है ना, तो इसको पढ़ना जरूरी है पहले, और अच्छे से पढ़ना जरूरी है कि उसका पार्ट बहुत लंबा है। किसी निश्चित अवधि के बाद जनसंख्या में आया बदलाव क्या कहलाता है? जनसंख्या परिवर्तन। और राजस्थान की वृद्धि दर कितनी है? 21.31%। राज्य के किस जिले में पिछली जनगणना के मुकाबले सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में वृद्धि दर कम हुई है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.6%। और 11 नंबर क्वेश्चन आता है आपका ये कि राजस्थान के कितने जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से भी कम रही है? 8। और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में लिंगानुपात कितना है? 928। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 888। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता प्रतिशत कितना है? 66.10%। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत कहां का है? कोटा का है, 76.6%। राज्य में सबसे कम साक्षरता प्रतिशत कहां का है? जालोर का है, 54.9%।
और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? मीना की। और राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील। और राजस्थान में सहरिया जनजाति कहां रहती है? बारां में रहती है। 8वां और लास्ट चैप्टर है, फिर हिस्ट्री शुरू हो जाए, फिर पॉलिटी शुरू हो जाएगी आपकी। पॉलिटिकल करेंगे। पर्यटन और परिवहन आपका एक टॉपिक है। पर्यटन पर्यटन आपका टॉपिक है जीके में, राजस्थान जीके में आप चेक कर लेना, देखिएगा। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने कौन से कार्यक्रम शुरू किए थे? अतुल्य भारत। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना कब की गई थी? 1979। राजस्थान का पर्यटन प्रतीक किससे माना जाता है? भारत का अतुल्य राज्य, है ना, भारत का अतुल्य राज्य। धार्मिक तीर्थ स्थल कोलायत कहां स्थित है? बीकानेर में स्थित है। श्रीनाथ जी की धार्मिक तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? नाथद्वारा राजसमंद में। एक लिंगी का मंदिर कहां है? उदयपुर में। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा में। राज्य के प्रमुख जैन मंदिर कौन से हैं? ऋषभ देव जी का उदयपुर में, दिलवाड़ा का सिरोही में, दिलवाड़ा का, और रणकपुर का पाली में। ये 3 मुख्य जैन मंदिर है राजस्थान में। श्री महावीर जी कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर में। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था 1989 में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने कौन सी रेलगाड़ी चलाई? रॉयल राजस्थान ऑन व्हील। और राज्य का सबसे व्यस्तम व महत्वपूर्ण राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। राज्य में कौन से राजमार्ग गुजरात से कांडला बंदरगाह तक जुड़ते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14-15। इनमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, जो ये नेशनल हाईवे हैं इनके अंक बदल दिए गए हैं, नाम बदल दिए गए हैं। तो ये जब हम करंट के क्वेश्चन करेंगे, है ना, तो या फिर जब हम ज्योग्राफी में टॉपिक वाइज कर रहे हैं सुबह वाली क्लास में 10 बजे वाले में, वहां पर जब परिवहन करेंगे तो इसके ऊपर अपन और भी चर्चा जो है वो करने वाले हैं। भारत में सड़कों के विकास के लिए कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना? भारतमाला। और भारतमाला परियोजना 1500 किलोमीटर की है। इसको छोड़ भी सकते हैं हम, क्योंकि ये टॉपिक करंट में ही पढ़ेंगे सारा का सारा, है ना, ये टॉपिक करंट में पढ़ेंगे। अब आ गया 9वां चैप्टर, समकालीन भारत। यहां से इतिहास शुरू होता है आपका, भारत का इतिहास, है ना। ये अपन पढ़ेंगे कब? कल पढ़ेंगे। इसको कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। और करंट अफेयर में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ। पॉलिटी का आपका पार्ट जो है ये, हाँ, ये इतना पार्ट करेंगे कल हो जाएगा। ये है आपका समकालीन, ये पॉलिटी का पार्ट शुरू हो गया। वो हिस्ट्री लिख दिया मैंने यहाँ पर, जबकि हुआ क्या है? पॉलिटी हुआ है। पॉलिटी का पार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। हिस्ट्री का फिर 17 नंबर चैप्टर से जो है वो शुरू होगा। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको ठीक लगी, अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और निरंतर आइए क्लास में, हम केवल आपको SST और शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण विधियां और राजस्थान जीके यही करवा रहे हैं। यानी हम एक ही एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं और एक ही सब्जेक्ट की करवा रहे हैं, बाकी कुछ आपको करवा ही नहीं रहे। तो बिल्कुल आप निश्चित तौर पर अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, और टारगेट है भाई आपकी बार मास्टर बनना ही है। तो जितनी ज्यादा उसके जितनी ज्यादा अपन के करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। रात में 9 बजे मिलेगा, आज 4 बजे वाली क्लास को नहीं होगी। रात में 9 बजे आप पढ़ रहे हैं उपभोक्ता के अधिकार, ठीक है, अभी के लिए बस